वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ब्राइट बेंचर्स एकेडमी। और आज का ये हमारा फॉरेस्ट्री का 24th लेक्चर होने वाला है। आज के हम अपने इस लेक्चर में कोल्ड डिजर्ट के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मैनग्रोव्स वाला जो पोर्शन था उसको ब्रीफली कवर कर लिया था। तो चलिए पढ़ते हैं अपने इस लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि कोल्ड डिजर्ट के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स को ब्रीफली डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो डियर व्यूअर्स, अगर मैं कोल्ड डेजर्ट की बात करती हूँ तो कोल्ड डेजर्ट के अंदर हमें जिन टॉपिक्स को डिस्कस करना है वो है, सबसे पहले हम बात करेंगे उसके डेफिनेशन की, फिर हम देखेंगे उसके डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल्ड डेजर्ट्स, फिर हम बात करेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, देन उसके वेजिटेशन और फिर वेजिटेशन को क्लासिफाई करेंगे। फिर हम देखेंगे कि किस मेथड से किन टेक्निक्स को अपनाया जाता है फॉर एफॉरेस्टेशन ऑफ कोल्ड डेजर्ट, फिर उसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। देन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आर अराइज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एफॉरेस्टेशन, उसको हम देखेंगे। और फिर हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ एफॉरेस्टेशन, और उसके बाद हम बात करेंगे विलो कल्टीवेशन की। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कोल्ड डेजर्ट के बारे में। तो अगर मैं कोल्ड डेजर्ट की बात करूं तो कोल्ड डेजर्ट वो एरिया होता है जहां पर एक्सट्रीम कोल्ड वेदर होता है एज वेल एज डीन्यूडेड टेरेन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीन्यूडेड टेरेन? इसका मतलब ये हुआ कि डीन्यूडेड टेरेन का मतलब क्या होता है कि एक एरोसिव प्रोसेस होता है ऑफ ब्रेकिंग एंड रिमूविंग द रॉक्स। इरोसिव प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि वहाँ की जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो वेदर है, वहाँ का जो एरिया है, वो कहीं ना कहीं किसी वजह से डिग्रेड हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में कमी आ रही है, और जो रॉक्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। दैट इज द मीनिंग ऑफ डीन्यूडेड टेरेन। फिर हम बात करें तो ये जो कोल्ड डेजर्ट होता है हम उसको रेफर करते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज टेम्परेट डेजर्ट। अब अगर टेम्परेट डेजर्ट की अगर हम बात करें तो टेम्परेट वर्ड जो है, या टेम्परेट वर्ड या टेम्परेट फॉरेस्ट हम कहते हैं, टेम्परेट डेजर्ट हम देख रहे हैं। तो व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस टेम्परेट डेजर्ट? टेम्परेट डेजर्ट या टेम्परेट फॉरेस्ट वो होते हैं जहाँ का क्लाइमेट टेम्परेट होता है। Now, what is the meaning of temperate climate? टेम्परेट क्लाइमेट्स जो होते हैं उनका जो क्लाइमेट होता है, कंडीशन होती है, दे आर कूलर देन सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स बट वार्मर देन पोलर क्लाइमेट्स। जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स होते हैं वहाँ का जो टेम्परेचर होता है उससे वो ठंडे होते हैं, और जो पोलर क्लाइमेट्स होता है उनसे थोड़े गर्म होते हैं। तो इस वजह से हमने इन्हें क्या कहा? टेम्परेट डेजर्ट कहा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वेदर एंड सॉइल आर नॉट सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। तो यहाँ पर का जो वेदर होता है, जो सॉइल होता है, यहाँ पर आप प्लांट की जो ग्रोथ है वो सुटेबल नहीं होती है फॉर प्लांट ग्रोथ। तो इसीलिए हमने ये यहाँ का जो लैंड है इज bereft of vegetation except isolated scattered and overgrazed herbaceous shrub. इट मीन्स वॉट कि यहाँ पर जैसे हमने देखा कि यहाँ के जो वेदर है, जो सॉइल है, इट इज नॉट एट ऑल सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। इट मीन्स वॉट कि अगर यहाँ पर आप किसी भी सिल्वीकल्चरल टेक्निक्स को अपना लें, किसी भी सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन, सिल्वीकल्चरल सिस्टम को अपना लें, बट यहाँ पर आप फॉर द प्रोडक्शन पर्पस आप यहाँ पर फॉरेस्ट्री नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ के जो लैंड है इट इज बेरेफ्ट ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन जो है वो यहाँ पर आपको प्रॉपर वेजिटेशन जो है फॉर प्रोडक्शन पर्पस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट आइसोलेटेड, स्कैटर्ड एंड ओवरग्रेस्ड। इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पर जो लैंड होगा वो कैसा होगा कि यहाँ पर हर्बेशियस श्रब आप उगा सकते हैं फॉर ओवरग्रेस्ड, मीन्स व्हाट फॉर ग्रेजिंग पर्पस, राइट। तो यहाँ पर जो है वो एक तरीके से आइसोलेटेड होंगे, स्कैटर्ड होंगे, और ओवरग्रेस्ड हर्बेशियस श्रब के अलावा आपको और कुछ प्रोडक्शन जो है वो यहाँ से आपको मिलना जो है वो मुश्किल है। ओके, अब देखिए अगर हम ग्रेजिंग पीरियड की बात करते हैं तो ग्रेजिंग पीरियड जो है वो आपका होगा लेस देन 3 to 4 months, और ये मेनली जो होता है वो ड्यूरिंग हॉट सीजन होगा। ठीक, फिर अगर हम जनरली इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जनरली जो कोल्ड डेजर्ट होता है वो लेह, लद्दाख और
कारगिल एरिया ऑफ कश्मीर एंड स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश में जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पर वो पाया जाता है। तो ये वाला जो पॉइंट है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ पर ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, कोल्ड डेजर्ट कुछ ऐसा होता है, बट यहाँ पर देखिए चारों तरफ आपको स्नो दिखाई दे रही है। इट मीन्स वॉट कि जो रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में जो टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा होता है। बट कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको चारों तरफ स्नो ही स्नो देखने को मिलेगा। और बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो टेम्परेचर, यहाँ पर का जो वेदर और सॉइल है, इट इज नॉट इट ऑल सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। तो इनको हम क्या कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को कोल्ड डेजर्ट का जो डेफिनेशन है, उसकी जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कोल्ड डेजर्ट वेजिटेशन क्लासिफिकेशन की, कि वहां पर किस तरीके की वेजिटेशन पाए जाते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका ड्राई टेम्परेट जोन। हमने कोल्ड डेजर्ट को जो है 3 जोन पे क्लासिफाई किया। एक था आपका ड्राई टेम्परेट जोन, दूसरा है आपका अल्पाइन जोन, और तीसरा है आपका परपेचुअल स्नो जोन। ओके, तो यहाँ पर किन किस तरह की वेजिटेशन आपको देखने को मिलती है। ड्राई टेम्परेट जोन में आपको बेतुला यूटिलिस, सेलेक्ट स्पीशी और जूनिपेरस रिकर्व, ये जो स्पीशीज है वो आपको देखने को मिलेंगी। अल्पाइन जोन जो होगा आपका, वहां पर आपको जूनिपर्स, बर्च, रोडोडेंड्रॉन विद ग्रासेस। और ये जो रोडोडेंड्रॉन है, ये यहाँ पर आप मोस्टली जो है ग्रेजिंग पर्पस के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जो कोल्ड डेजर्ट के एनिमल्स जैसे याक हो गए, ठीक, तो उनके ग्रेजिंग पर्पसेस के लिए आप अल्पाइन जोन जो है वो बहुत ही बेहतर होता है। फिर हम बात करते हैं परपेचुअल स्नो जोन। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगा ड्यू टू परमानेंटली फ्रोजन ऑफ सॉइल। यहाँ पे जो सॉइल होते हैं वो परमानेंटली फ्रोज हो जाते हैं, दैट्स व्हाई। ओके, तो यहाँ फॉर एग्जामिन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो थर्ड वाला है। हो सकता है यहाँ से आपको ऐसा एमसीक्यू बन जाए कि कौन से कोल्ड डेजर्ट के कौन से एरिया में किसी भी तरीके का वेजिटेशन जो है वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो किस में दिखाई नहीं देगा, परपेचुअल जोन में या परपेचुअल स्नो जोन में। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कोल्ड डेजर्ट में पाए जाने वाले फॉरेस्ट के टाइप्स की, जिनकी क्लासिफिकेशन चैंपियन एंड सेठ ने करी थी। तो यहाँ पर जो है इसके अंदर जो ग्रुप 13 वाला था, हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, वही आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर जो आपका आएगा, जो टाइप्स आएंगे वो है वेट हिमालयन हाई लेवल ड्राई ब्लू पाइन फॉरेस्ट, वेट हिमालयन ड्राई जूनिपरस फॉरेस्ट, हिपोफे मिसी के हिपोफे मिरिकेरिया स्क्रब ऑन इनर हिमालय स्ट्रीम्स, और पॉपुलर सिलाइक्स फॉरेस्ट ऑन अपर इंडस वैली। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जो हिपोफे मेरिकेरिया स्क्रब जो है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, हिमालयन स्ट्रीम्स में पाए जाते हैं, राइट। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। प्लस पॉपुलस और सेलेक्स फॉरेस्ट जो है, ये आपको ऑन अपर इंडस वैली में पाए जाते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्रुप 14 के जो सब अल्पाइन फॉरेस्ट होंगे वो भी कोल्ड डेजर्ट के अंदर क्लासिफाई किए गए हैं, जिसका टाइप C1, ये जो टाइप है ये C1 टाइप है, वेट हिमालयन सब अल्पाइन बर्च फिर फॉरेस्ट। फिर ग्रुप 15 जो है, दैट इज योर मॉइस्ट अल्पाइन फॉरेस्ट, इट विल आल्सो क्लासिफाइड अंडर कोल्ड डेजर्ट। फिर इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो 15 का C1 बर्च रोडोडेंड्रॉन स्क्रब फॉरेस्ट, C2 डेसिडियस अल्पाइन स्क्रब, अल्पाइन पास्चर्स, एंड फिर ग्रुप 16 के अंडर आएगा आपका ड्राई अल्पाइन स्क्रब, इस तरीके से। चलिए अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल्ड डेजर्ट। तो अगर हम कोल्ड डेजर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहला आता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, इट इज लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड मोस्टली पीरियड के लिए, फॉर मोस्ट ऑफ द पीरियड, विच इनहिबिट वाटर एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट। अगर यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम है तो जो टेंडेंसी होती है प्लांट की वाटर एब्जॉर्प्शन की, तो ये वहां पर क्या करेगा, रोड़े अटकाएगा डेफिनेटली।
फिर नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर इज वेरी ड्राई एंड मीन एनुअल फॉल इज लेस देन 400 मिलीमीटर विच क्रिएट्स डेजर्ट लाइक इन्फ्लुएंस। डेफिनेटली यहाँ पर जो बारिश है वो बहुत ही कम हो रही है, एटमॉस्फेयर जो है वो काफ़ी ड्राई हो जाता है और इस वजह से यहाँ पर डेजर्ट लाइक इन्फ्लुएंस, डेजर्ट जैसा सीन क्रिएट हो जाता है। इस वजह से हम इसे कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है स्नोफॉल जो होता है काफ़ी हैवी होता है और इट अकर्स बिटवीन लेट नवंबर एंड अर्ली अप्रैल। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट है विंड इरोजन इज मोर कॉमन। डेफिनेटली अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर जो है काफ़ी ड्राई होता है, एनुअल रेनफॉल नहीं हो रही है, तो वहाँ की जो सॉइल है वो काफ़ी ड्राई हो जाएगी। जब सॉइल काफ़ी ड्राई हो गई है तो विंड इरोजन तो बहुत ही कॉमन हो गया, है ना। फिर सॉइल जो है वो सैंडी होता है, सैंडी से वो सैंडी लोम हो जाता है एंड न्यूट्रल टू स्लाइट अल्कलाइन इन नेचर। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं कि कोल्ड डेजर्ट का जो सॉइल होता है वो किस टाइप का सॉइल होता है। तो ये पॉइंट जो है वो आप नोट डाउन कर लीजिए बिल्कुल। Soil has poor organic matter content and low in water retention capacity. Definitely. Next, growing period is narrow, which is mostly during the summer season. Because of extreme cold conditions, growth of vegetation is slow and stunted nature. Native vegetation is scarce and important species in this area are Pinus gerardina, Daphne acuminate, Indigofera species, Desmodium species, Butea minor, Artemisia species. Common shrubs in this area are Berberis vulgaris, Rosa webiana, Hippophae Lolium species, Poa alpine, and Symbopogon are the common grasses in this zone. तो इस तरीके से चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एफॉरेस्टेशन टेक्निक्स की। कोल्ड डेजर्ट की जो एफॉरेस्टेशन टेक्निक है उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है कि कोल्ड डेजर्ट में अगर एफॉरेस्टेशन आप कर रहे हैं तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये रीजन्स जो होते हैं दे आर डेफिसिट इन टिम्बर ट्री स्पीशीज, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया। अब यहाँ के जो पीपल होते हैं दे डेफिनेटली नीड ह्यूज फ्यूल वूड फॉर देयर डोमेस्टिक कंजम्पशन। डेफिनेटली वहाँ ठंड बहुत पड़ रही है तो उनको अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए फ्यूल वुड जो है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में चाहिए होगा। अब उसी के साथ साथ क्या होगा कि वहाँ की जो एनिमल्स हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, वो उनकी फॉडर की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है फॉर ऑफ लाइफ स्टॉक प्रेजेंट इन दिस रीजन्स। लाइफ स्टॉक जो प्रेजेंट है वहाँ पे, जैसे याक हो गया मैंने आपको बताया, तो उनकी जो फॉडर की डिमांड है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पीपल जो है उनको लकड़ियों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है और उसकी भी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो वेजिटेशन प्रेजेंट है वो थोड़े बहुत सॉइल इरोजन जो है थोड़े बहुत रीजन्स में बचाने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है एफॉरेस्टेशन जो है कोल्ड डेजर्ट में काफ़ी ज़रूरत हो जाती है ताकि वहाँ की जो पीपल्स हैं, उस रीजन के जो पीपल्स हैं, उनकी लाइफ जो है बहुत इजी हो जाए। इस तरीके से ये तो पहला रीजन हो गया। फिर अब देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है एफॉरेस्टेशन प्रोसेस के दौरान। तो सबसे पहले तो पुअर साइट कंडीशन है एंड हॉस्टाइल क्लाइमेट है। हॉस्टाइल क्लाइमेट का मतलब क्या हो गया कि ये एक तरीके से किसी भी प्लांट की ग्रोथ में शत्रु की तरह व्यवहार करता है, जस्ट ऑपोजिट, मतलब फेवरेबल कंडीशंस नहीं है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ की जो कंडीशन है वो बहुत ही पुअर है। फिर क्या हो रहा है कि साइट जो है वो शैलो है, स्टोनी सॉइल है, तो इस वजह से वो मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ स्टोनी सॉइल, राइट। फिर स्टीप स्लोप एंड विंड इरोजन, राइट, स्टीप स्लोप है, इस तरीके के स्लोप्स है। तो जो अब बहुत ही ड्राई एटमॉस्फेयर हो गया तो विंड इरोजन तो बहुत ही कॉमन हो गया। हैवी ग्रेजिंग एंड ब्राउजिंग, अब देखिए क्या है कि वहाँ की जो लाइव स्टॉक्स है तो उनको फॉडर की जरूरत है, तो ग्रेजिंग बहुत ज्यादा हैवी हो जा रही है ना। तो इस तरीके से एफॉरेस्टेशन मेथड्स वहाँ के प्रॉपर नहीं है, राइट। चलिए अब हम पढ़ते हैं एफॉरेस्टेशन मेथड्स यहाँ पर जो नॉर्मली अप्लाई की जाती है
इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कि ये है कि हमें जो है एफॉरेस्टेशन मेथड का, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉपर एफॉरेस्टेशन मेथड ना होने की वजह से भी यहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये होगा कि हमें पहले ये देखना है कि स्पीशीज जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं फॉरेस्टेशन के लिए, वो प्रॉपर क्या वो रिटेन कर पाएगी, क्या वो प्रॉपरली ग्रो कर पाएगी यहाँ के वेदर और क्लाइमेट को अकॉर्डिंग, राइट। अब हमें क्या करना है कि गुड प्लांटेशन होनी चाहिए, वो भी कैसी एरिया में जहाँ पर प्लांट की सुटेबल ग्रोथ तो पॉसिबल नहीं है। बट अब हमें क्या करना है, अपनी सिल्वीकल्चरल स्टडी को काम में लेकर आना है और उसे ऐसे अप्लाई करना है कि वहां पर जो प्लांट का ग्रोथ हो रहा है वो काफी अच्छे से हो। तो हमें उसके लिए बहुत ही ऐसी स्पीशीज ढूंढनी पड़ेगी जो कि वो इन सारे वेदर को, सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस को कर पाए, है ना, सहन कर पाए, राइट, बियर कर पाए। तो उसके लिए जो स्पीशीज सिलेक्शन जो है वो किस बेसिस पे की जाती है, इट इज डन बेस्ड ऑन लोकेलिटी फैक्टर्स, वहाँ के जो लोकेलिटीज हैं उनके फैक्टर्स पे बेस्ड होती हैं। और जो सुटेबल स्पीशीज हैं डिफरेंट डिफरेंट साइट्स के लिए, उनके लिए कंडीशंस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया हुआ, अगर रॉकी एरियाज है तो रॉकी एरियाज के लिए सुटेबल स्पीशीज आपके कौन हो गए, पाइनस अर्मांडी, पाइनस एंकिसाना, पाइनस एल्डारिका, राइट, ये सारे। कैलकेरियस सॉइल है तो पाइनस यूआकोडर्मिस। कोल्ड टेम्परेचर है तो यूकैलिप्टस पैरवीफ्लोरा, यूकैलिप्टस ग्यूनी, यूकैलिप्टस निफोफिले, यूकैलिप्टस एग्रीगेट, राइट। इस तरीके से अगर मॉइस्ट एरियाज है तो बेटुला यूटिलिस सेलेक्ट स्पीशी। तो ये सारे जो हैं ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी साइट कंडीशन पे कौन सी स्पीशीज सुटेबल है फॉर कोल्ड डेजर्ट एरियाज। ओके, तो ये जो है आप नोट डाउन कर लीजिए और बार बार रिविजन करते जाइए, तो आपको जो है चीजें याद रहेंगी एंड टाइम तक। प्लस नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि आप जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे आपके दिमाग में कोई भी चीजें, कोई भी आप जो भी फैक्ट्स लर्न कर रहे हैं वो आपके दिमाग में स्टोर नहीं हो पाएंगी। प्लस ये जो वीडियोस हैं ये सब कुछ टाइम तक हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। उसके बाद ये सारी वीडियोस जो है हम उन्हें प्राइवेट कर देंगे, बिकॉज हमारे जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत दिक्कत होती है। ओके, उनके जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको सर्च करने में बहुत ज़्यादा उनको परेशानी होती है। तो इस वजह से मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें। एंड इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम का यूटिलाइज कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ताकि आपको बाद में इस चीज़ का पछतावा ना हो। ओके, चलिए। फिर सेकेंडली हम क्या देखते हैं कि कंजर्वेशन प्रोसेस कैसा है। अगर विंड इरोशन हो रहा है तो आप सॉइल कंजर्वेशन के लिए कौन से टेक्टिक्स अपना रहे हैं। प्लस अब क्या हो रहा है कि ऐसा जरूरी तो नहीं है कि पूरा का पूरा विंड जो है वो इरोड, पूरा का पूरा सॉइल जो है वो विंड इरोशन के थ्रू इरोड हो जा रहा है। कुछ पार्ट्स के सॉइल तो ऐसे होंगे जैसे मॉइस्ट एरियाज है, तो वो सॉइल मॉइस्चर को किस तरीके से वो इफेक्टिव यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इन एरियाज में दो तरीके के प्लांटिंग्स को अडॉप्ट करते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। ये याद रखिएगा कि जब आप एफॉरेस्टेशन मेथड्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो वो पहले तो आप किस बेसिस पे देखेंगे कि कौन से एरिया के लिए कौन से साइट कंडीशन के अकॉर्डिंग सुटेबल स्पीशीज कौन सी होंगी। सेकेंडली कि वो किस तरीके से सॉइल को कंजर्व करके वो कैसे बेटर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं सॉइल मॉइस्चर का, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एफॉरेस्टेशन के लिए दो तरीके की प्लांटिंग टेक्निक्स जो है उन्हें अडॉप्ट किया जाता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, तो सबसे पहला होता है ट्रेंच कम पिट टाइप। ट्रेंच का मतलब क्या होता है, अगर हम ट्रेंच की बात करते हैं तो ट्रेंच एक तरीके का नाली जैसा आपने क्या किया, वाटर के पास ऑन होने के लिए आपने एक रास्ता बना दिया, तो दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर ट्रेंच। ओके, लॉन्ग नैरो होल है, आपने ग्राउंड के अंदर उसको खोदा, डग किया फॉर वाटर टू फ्लो अलोंग, दैट इज व्हाट, दैट इज योर ट्रंच। तो ट्रंच को आप पिट, गड्ढा भी ट्रेंच कह लो या पिट कह लो, उस टाइप की आप क्या कर रहे हैं, प्लांटिंग
टेक्निक अपना रहे हैं। अब ये जो प्लांटिंग टेक्निक है ये किसके लिए यूजफुल है? इट इज यूजफुल फॉर जेंटल स्लोपिंग एरियाज एज वेल एज स्टोनी एरियाज। ठीक, तो ये पॉइंट जो है आप नोट डाउन कीजिए। ट्रेंच कम पिट टाइप जो है इट इज यूजफुल फॉर जेंटल स्लोपिंग लैंड्स एज वेल एज स्टोनी एरियाज। ओके, फिर जो होते हैं कि जो डिगिंग होती है स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंचेस की, वो 4.3 मीटर लॉन्ग होती है, 0.6 मीटर वाइड होती है एट बॉटम एंड 1 मीटर वाइड एट टॉप एट अ स्पेसिंग ऑफ 10 मीटर। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप कॉन्टूर ट्रेंचेस बना रहे हो। ठीक, तो यहाँ पर आपको इन सारे स्पेसिफिकेशंस का ध्यान रखते हुए आपको वहां पर जो प्लांटिंग टेक्निक है, जो ट्रेंच है, वो आपको इन सारी बातों को ध्यान पे रखते हुए बनाना है। इन बिटवीन दिस पिट्स ऑफ 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर डीप आर डग एट 2 मीटर spacing. फिर trenches and pits are filled with 50:50 mixture of dug up soil and fresh seed. देखिए यहाँ पर सॉइल की मॉइस्चर के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए जो ट्रेंचेस और पिट्स हैं उनको 50:50 रेशियो में मिक्सचर जो है डगअप सॉइल और फ्रेश सीड के साथ उन्हें फिल किया जाता है। मल्चिंग इज ऑल्सो गिवन। मल्चिंग क्या होता है? हमने पढ़ा था ना, मल्चिंग ऊपर में जो है सॉइल की मॉइस्चर को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए उसके ऊपर ड्राई ग्रासेस जो है, भूसा जो है उसको बिछा दिया जाता है। तो मल्चिंग जो है वो भी गिवन है। इट ऑल्सो गिवन विथ अवेलेबल ग्रास मटेरियल, मैंने आपको बताया भूसे के साथ। चलिए, नेक्स्ट है आपका इरिगेशन कम ट्रेंच टाइप। अब इरिगेशन, जिस तरीके से आप एग्रीकल्चर में इरिगेशन टेक्निक्स को अपनाते हैं, ठीक उसी तरीके से आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है, ट्रेंच टाइप को अपनाया हुआ है। कुछ नहीं, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ जो स्पेसिफिकेशन है, हमने जो ट्रेंच कम पिट टाइप में देखा, वहां से ये थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। और यहाँ पर जो है आप जिस तरीके से इरिगेट कर रहे होते हैं उस तरीके से, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में। एक सेकेंड, देखिए ये ग्राउंड सरफेस है, आपने 45 सेंटीमीटर का अंदर आपने ट्रेंच बनाया। देखिए ये इस तरीके से आपने क्या किया, इतना रखा हुआ है। ठीक, तो ये देखिए आपको ये देखकर समझ में आ जाएगा, इस तरीके से आपने जो है इसको मेंटेन किया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है इरिगेशन कम ड्रेनेज टाइप ट्रेंच, इस तरीके से आपने, बस कुछ नहीं है, स्पेसिफिकेशन जो है पूरा आपने मेंटेन किया हुआ है। और इस तरीके से आप इस प्लांटिंग टेक्निक को जो है आप अपना रहे हैं। और ये जो इरिगेशन है इट इज गिवन वंस इन अ वीक फ्रॉम मे टू अक्टूबर। इट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पर आप जो पानी सप्लाई कर रहे हैं थ्रू आर्टिफिशियल मीन्स, दैट इज योर इरिगेशन, तो वो कब दी जाती है? गिवन वंस इन अ वीक फ्रॉम मे टू अक्टूबर। ओके, नेक्स्ट है हमारा विलो कल्टीवेशन। विलो कल्टीवेशन अब हम बात करेंगे विलो की कल्टीवेशन किस तरीके से की जाती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। इसका साइंटिफिक नेम है सेलिक्स एल्बा। कॉमन नेम है इसका व्हाइट विलो और क्रिकेट बैट विलो। क्रिकेट बैट जिससे बनाई जाती है, दैट इज योर व्हाट विलो। लोकल नेम की अगर हम बात करें तो बुटवेर, विवेर, विजभूषण इज योर व्हाट विलो। अब हम इसकी बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वेस्टर्न हिमालयन रीजन्स। The white willow is found commonly up to 2400 meter above MSL in Kashmir and Kulu valleys. It is distributed mostly among the riversides, canal banks, and banks of lakes. But this is also reported from dry temperate region, Lahaul and Ladakh region. ओके, अब देखते हैं कि अगर आप विलो की कल्टीवेशन कर रहे हैं तो साइट रिक्वायरमेंट्स किस तरीके से होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है व्हाइट विलो जो है इट प्रिफर्स मॉइस्ट टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशंस विथ एन एनुअल रेनफॉल ऑफ 600 to 1000 मिलीमीटर। मैक्सिमम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है समर में इट शुड नॉट बी मोर देन 32 डिग्री सेल्सियस, whereas in winter temperature falls below 0 degree Celsius. फिर it requires minimum altitude of 1200 meter above MSL, limits goes up to more than 21 meter above MSL। ये altitude and all के बारे में हमने अपने previous lectures में already discuss किया हुआ है। Well aerated, deep, fertile, loam soil is willow wood। ठीक, तो जो अगर हम विलो वुड की बात करें तो उसके लिए वेल एरेटेड, डीप, फर्टाइल लोम सॉइल जो होता है वो होना चाहिए। फिर क्या है आपका फॉर दिस विलो वुड,
Okay, avoid dry, gravelly and clayey soils. Water availability primarily restricts the growth of this tree, and hence it can be raised along the canals and or along irrigation channels in case of man-made plantation. तो वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विलो की कल्टीवेशन में। तो यहाँ पर जो है आपको जो है कहीं ना कहीं से पानी जो है आपको या तो अलोंग द कैनल्स आपको लेकर आनी पड़ेगी। अगर मैनमेड प्लांटेशन कर रहे हैं आप, तो अलोंग द इरिगेशन चैनल्स आप क्या कर सकते हैं, उनको उनको जो पानी है उसकी वो अवेलेबल करवा सकते हैं। फिर आती है कि इनकी कल्टीवेशन किस तरीके से की जाती है। तो अगर हम कल्टीवेशन की बात करें, कल्टीवेशन अगर आप कर रहे हैं बाय द मीन्स ऑफ आर्टिफिशियल रीजनरेशन, तो आर्टिफिशियल रीजनरेशन अगर आप व्हाइट विलो की कर रहे हैं तो वो दो तरीके से की जाती है। एक होता है आपका प्लांटिंग ऑफ सेट्स। तो प्लांटिंग ऑफ सेट्स में आप क्या करते हैं, सेट्स जो है उनको कलेक्ट करते हैं, यंग ट्री के सेट्स ने आपने कलेक्ट किया, और ये जो होता है ये मोस्ट आइडियल पर्पस होता है फॉर प्लांटिंग पर्पसेस। सेट्स का मतलब क्या हुआ कि एक बंच में आपने ट्रीज का कलेक्शन किया और फिर आपने उनको ग्रो कर दिया। ठीक। फिर सेट्स ऑफ बोथ रूटेड एंड नॉन रूटेड कैन बी यूज्ड फॉर प्लांटिंग। आप दोनों सेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, रूटेड और नॉन रूटेड। रूटेड का मतलब जिनके पास रूट्स प्रेजेंट है। इट मीन्स जैसे नर्सरी में आप देखते हैं, नर्सरी में हमने थोड़ा ग्रो किया और फिर उसको ले जाके आपने डायरेक्टली फॉरेस्ट में उनको ग्रो कर दिया, इस तरीके से। नॉन रूटेड का मतलब क्या हो गया, बाय द मीन्स ऑफ सीड्स, कटिंग्स, राइट। तो ये सब आपके क्या हो गया, नॉन रूटेड हो गए। तो नॉन रूट, अच्छा अब विलो कल्टीवेशन के लिए देखा जाए तो नॉन रूटेड सेट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एडवांटेजियस होते हैं, बहुत ज्यादा आपको इससे लाभ होता है, फायदा होता है देन द रूटेड एज वेल एज कटिंग्स, रूटेड सेट्स एज वेल एज कटिंग्स। ठीक। फिर सेट्स हैविंग अ डायमेंशन ऑफ 3 to 5 मीटर लेंथ एंड 3 to 4 सेंटीमीटर डायमीटर आर मोर सुटेबल फॉर प्लांटिंग। तो ये सारे पॉइंट्स जो है प्लांटिंग ऑफ सेट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप सारे पॉइंट्स जो है वो आप देख लीजिएगा, उतने कुछ कठिन नहीं है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आता है प्लांटिंग रूटेड कटिंग्स। अब अगर आप रूटेड कटिंग्स कि उससे आप प्लांटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से होता है। सबसे पहले तो आपने कटिंग्स जो है उसका स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए, 20 to 25 सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए, 1 से 2 सेंटीमीटर डायमीटर होना चाहिए, और प्लांटेड इन अ नर्सरी एट अ स्पेस। अगर आप नर्सरी में उनकी प्लांटिंग की गई है तो स्पेसिंग 16 to 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर जो है 1 year old twigs आर मोस्ट आइडियल फॉर मेकिंग कटिंग्स। ओके, 1 year old twigs, जो twigs क्या होते हैं ये हमने पढ़ा हुआ है, जो ब्रांचेस होते हैं, ब्रांचेस के जो ऐसे छोटे छोटे निकले होते हैं इस तरीके से, दैट इज योर ट्विग्स, हमने पढ़ा हुआ है, एमसीक्यूज में हमने डिस्कस किया था। फिर ईच कटिंग शुड कंटेन्स वन मेन बर्ड। अगर जैसे अगर आप नर्सरी जाते हैं कोई पौधा लेते हैं तो आप हमेशा क्या करते हैं, कली वाला पौधा आप लेकर आते हैं। कली वाले पौधे की चांसेस जो होती है वो ज्यादा होती है क्योंकि उसमें कली निकली हुई है तो वो खिलेंगी। इस तरीके से अगर आप कभी नर्सरी जाते हैं, आपको कोई फूलदार पौधा खरीदना है, राइट, तो इस तरीके से। तो अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो वहां पर हर कटिंग में एक मेन बर्ड होना चाहिए एंड डिवॉइड ऑफ एनी साइड बर्ड्स एट द एपेक्स। एपेक्स का मतलब क्या हुआ, ये जो टिप ऑफ द प्लांट होता है, ये जो टिप ऑफ द प्लांट है इसको हम कहते हैं एपेक्स। these cuttings these cuttings to be planted, this is extra, okay, these cuttings need to be planted uh, or inserted vertically. This planted cutting may attain to a size of 2.5 to 3 meter after the winter। अब आपने जो कटिंग की हुई है आपने उसको ग्राउंड में प्लांट किया या इंसर्ट किया, जो भी आप कह लीजिए, और विंटर तक जो है इनकी साइज जो है 2.5 to 3 मीटर तक हो जाती है। The leafless and buds not sprouted cuttings are desirable for planting. The ideal time for planting is end of December to mid January. These cuttings need to be lifted out from the soil and roots are pruned before planting. फिर after planting, tending operation is essential to obtain a clean bowl. डेफिनेटली अगर आप प्लांटिंग के बाद टेंडिंग ऑपरेशन उन पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो बोल है वो 2.5 मीटर हाइट तक की मिलनी चाहिए, और गर्थ जो है वो 120 सेंटीमीटर डायमेंशन तक का होना चाहिए। यही सुटेबल होता है फॉर मेकिंग ऑफ क्रिकेट बैट।
और यहाँ पर अगर आप विलो की कल्टीवेशन कर रहे हैं तो वो कमर्शियल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू ऑब्टेन अ क्लीन बोल, क्योंकि अगर आपको क्रिकेट बैट बनाना है तो कमर्शियल इंपॉर्टेंस के थ्रू आपके विलो कल्टीवेशन कर रहे हैं और जनरली इसीलिए ही किया जाता है, तो इतने इतने डायमेंशन की जो है वो होनी चाहिए। तो ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है टू रब द यंग इमेच्योर बर्ड्स बिफोर इट इमर्जेस आउट। सो डियर व्यूवर्स, आज के हमने अपने इस लेक्चर में कोल्ड डेजर्ट वाला पार्ट जो है वो ब्रीफली डिस्कस कर लिया। अब हम अपने आने वाले लेक्चर में सिल्वी कल्चर ऑफ ट्रीज को जो है वो ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अगर आपको अपने एसीएफ की प्रिपरेशन में कहीं पर भी कोई भी परेशानी आ रही है तो डियर व्यूवर्स, उसका सॉल्यूशन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को बार बार देखिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए। आई बेट यू आपको अपना एसीएफ क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए डियर व्यूअर्स, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू so much.